गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से जो फ्रांस का जो शासन था वो अब कॉन्स्टिट्यूशन में बदल गया, यानी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एस्टेब्लिश हो गई। आज हम पढ़ेंगे कि वहाँ के जो रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स थे वो कैसे थे। कि द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट, यानी 18th सेंचुरी में जो मैन और वुमेन थे उनमें से ज़्यादातर ना ही पढ़ पाते थे और ना ही लिख पाते थे। सो इमेजेस एंड सिम्बल्स वर फ्रीक्वेंटली यूजेस इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट आइडिया। इसलिए उनके जो इमेजेस और सिंबल होते थे वो कैसे होते थे कि वो प्रिंटेड होते थे, प्रिंटेड वर्ड्स टू कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट आइडिया, कि जिससे कि वो अपने आइडियाज़ को इम्पोर्ट कर सके, दूसरों तक पहुंचा सकें। द पेंटिंग बाय ली बार्बी यूजेस मैनी सच सिम्बल्स। पेंटिंग ली बार्बी द्वारा बनाई गई पेंटिंग, उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं जो क्या कन्वे करते हैं, कंटेंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट, जो अपने अधिकारों को डिक्लेयर करते हैं। अब ये कौन कौन से सिंबल्स हैं यहाँ देखिए। तो ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन किस चीज़ का सिंबल था? टूटी हुई जो चेन है, जैसे चेन टूट जाती है, इसका मतलब क्या है कि कोई बंधन में नहीं है। तो द चेन वर यूज टू फैटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो ये जो टूटी हुई चेन थी वो किस चीज़ का प्रतीक था? स्वतंत्रता का प्रतीक था, कि अब जो हैं, जो गुलाम हैं, अब वो गुलाम नहीं रहेंगे, बल्कि जो गुलाम हैं अब वो गुलाम नहीं बल्कि फ्री हो गए। तो टूटी हुई चेन का यहाँ पर यही अर्थ दर्शाया गया है। अब है बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस। अब रॉड्स, अब देखिए जब बंडल्स होते हैं, कोई भी हम गट्ठर होता है तो उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन कोई भी एक लकड़ी हो, एक रोड हो, तो उसे हम इजीली तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वन रोड कैन बी इजीली ब्रोकन, यानी एक रोड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, बट नॉट एन एंटायर बंडल। तो लेकिन हम पूरे बंडल को नहीं तोड़ सकते हैं। तो स्ट्रेंथ लाइज यूनिटी, तो यहाँ क्या है कि एकता में बल है, यहाँ पर ये शो कर रहा है ये सिंबल। अब यहाँ पे द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट, यहाँ पर ट्राइंगल में एक रेडिएटिंग लाइट है। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज, ये आँख है जो ये देख रही है, इसका मतलब है कि हर जगह देखने वाली आँख किस चीज़ का प्रतीक होती है? ज्ञान का प्रतीक होती है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। तो इसलिए ये जो रेज ऑफ सन है ये क्या है? दुख के बादलों को ये हटाती हैं। फिर है स्कैप्चर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, जिसे हम कहते हैं राजदंड। राजदंड यानी ये शाही सत्ता का प्रतीक था। स्नेक बाइटिंग, यानी अपने पिछले हिस्से को, अपने टेल को मुंह में जो दिखाया गया है, इसका क्या मतलब है? सिंबल ऑफ एटर्निटी। सिंबल ऑफ एटर्निटी का मतलब है रिंग हैज़ नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, यानी पुरानी जो परंपराएं हैं उनका प्रतीक है। पुरानी परंपराएं क्या होती है? ना ही उनका कोई अंत होता है और ना ही उनकी कोई शुरुआत होती है। तो इस तरह ये यहाँ पे सारे सिंबल्स उन्होंने दिखाए। अब और कौन सा? रेड फ्रिजियन कैप। रेड फ्रिजियन कैप किस चीज़ का प्रतीक थी? कैप वर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। ये जो रेड कैप थी ये स्लेव्स पहनते थे, कब पहनते थे? जब वो फ्री हो जाते थे। तो ये स्वतंत्रता का प्रतीक थी। ब्लू वाइट रेड, ब्लू वाइट रेड द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस, ये फ्रांस के नेशनल कलर्स थे। फिर द विंग्ड वुमेन, तो ये पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ था ये, यानी कानून का नया रूप। लॉ टेबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। तो कानून के सामने सब समान हैं, ये जो लॉ टेबलेट है ये दर्शाती है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस अबॉलिशेज मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक। अब फ्रांस में क्या है? मोनार्की बिल्कुल एबॉलिश हो गई, यानी मोनार्की को बिल्कुल हटा दिया गया और वो एक गणतंत्र बन गया। The situation in France continued to be tense during the following year. अब हमने देखा कि जब नेशनल असेंबली बन गई थी और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका फॉर्मेट भी बन गया था, तो जो वहाँ का जो मोनार्क था, जो राजा था, उसने कहा था कि उसकी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो उसके अंडर में रहेंगी। लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसी नहीं होती है।
तो जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो नेशनल असेंबली के बाद भी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी वैसे ही रही। तो कंटिन्यू टू बी टेंस, यानी वैसे ही दुविधा भरी रही, दुख वाली रही, यानी लोगों की टेंशन थी वो ख़त्म नहीं हुई। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बावजूद यद्यपि जो लुई 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन भी कर दिए थे। ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद किंग ऑफ प्रशिया, rulers of other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। अब क्या होता है कि उसने साइन तो कर दिए थे लुई 16 ने, लेकिन वहाँ पर क्या था कि उसकी जो किंग ऑफ प्रशिया था, उसके प्रशा के जो राजा थे उससे भी उसकी सीक्रेट बातें चल रही थी कि वो चाहता था कि उसकी जो मोनार्कियल पावर है वो वहीं रहे। तो वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, बाहर से तो उसने ऐसा कर दिया था कि वो डेमोक्रेटिक है ना, लेकिन वो अंदर ही अंदर प्रशिया से मिला हुआ था और चाहता था कि उसकी मोनार्कियल पावर बनी रहे। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the events that had been taking place। तो वो बहुत चिंतित थे कि जो बाकी देशों के जो राजा थे और फ्रांस में जो हो रही जो डेवलपमेंट थी और जो वहाँ पर की जो चिंता थी वो दूसरे देशों के राजा को भी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि डिसीज़न लिया कि हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस सैंड ट्रूप्स, यानी अपनी सेना वहाँ पर भेजें। कब? सिंस द समर 1789, यानी 1789 की समर में, गर्मियों में। बिफोर दिस कुड हैपन, लेकिन इससे पहले कुछ हो पाता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट। तो नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया के खिलाफ। थाउजेंड ऑफ वॉलेंटियर्स thronged फ्रॉम प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। अब जो जितने भी प्रोविंसेस यानी उस क्षेत्र के, प्रांत के जितने भी वॉलेंटियर्स थे वो इस आर्मी में ज्वाइन हो गए। दे सॉ दिस वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। वो क्या दिखाना चाहते थे कि ये जो युद्ध है वो राजा की शक्तियों के अगेंस्ट है और बाकी यूरोपीय शक्तियों के अगेंस्ट है। अमंग द पैट्रियोटिक सॉन्ग दे संग वाज द मर्सिलेस, और देशभक्ति की भावना को पैदा करने के लिए वो क्या कर रहे थे, मर्सिले गा रहे थे। मर्सिले क्या था? कंपोज्ड बाय द पोएट रोजेट डी लेज़ले। रोजेट डी लेज़ले ने सॉन्ग कंपोज किया था मार्सिले। ये देशभक्ति सॉन्ग था। इट वाज संग फॉर फर्स्ट टाइम बाय वॉलेंटियर फ्रॉम मार्सिले। ये सबसे पहले मार्सिले में गाया था वहाँ के वॉलेंटियर्स द्वारा जब वो मार्च कर रहे थे पेरिस में, इसलिए इसका नाम मार्सिले पड़ गया। अब ये जो मार्सिले क्या है, ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, यानी ये फ्रांस का राष्ट्रीय गान बन गया है मार्सिले। द रिवोल्यूशनरी वॉर ब्राउट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज टू द पीपल। अब ये जो रिवोल्यूशनरी वॉर था ये क्या लेकर आया था? लॉसेस, यानी एक तरह से हानि और आर्थिक संकट लेकर आया था लोगों के लिए। वाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। अब देखिए कि जो आदमी युद्ध के लिए गए हुए थे तो अब उनके घर से उनकी जो घर की जिम्मेदारी थी वो किन पर आ गई थी? वुमेन्स पर आ गई थी। तो जितने भी काम थे उनकी जीविका से संबंधित, फैमिली के या फैमिली की देखभाल से संबंधित जितने भी काम थे वो उनके ऊपर आ गए थे। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो लार्ज सेक्शन था पॉपुलेशन का वो वर्क कन्वींस द रेवोल्यूशन हैड टू कैरिड फर्दर, यानी जो पॉपुलेशन का जो सेक्शन था, लार्ज सेक्शन, वो चाहता था कि ये रेवोल्यूशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पॉलिटिकल राइट्स, कि जो 1791 में जो पॉलिटिकल्स
राइट्स मिले थे वो किसको मिले थे? सिर्फ रिचर सेक्शन को मिले थे। सोसाइटी का जो समृद्ध वर्ग था उसको सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। तो वो रेवोल्यूशन चाहते थे कि अब जो रेवोल्यूशन हो उसमें सारे अधिकार बाकी सब लोगों को भी मिले। Political clubs became an important rallying point for people who wish to discuss government policies and plan their own form of action. अब वहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। पॉलिटिकल क्लब्स में क्या होता था कि वहाँ पर लोग डिस्कस करते थे। किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते थे? डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में। द मोर सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब वाज द जैकोबिन्स। और इन सब में जो सबसे मेन जो क्लब था वो जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब में क्या थे? बहुत से लोग आते थे और जहाँ पर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस करते थे। इसका जैकोबिन नाम कैसे पड़ा? विच गॉट इट्स नेम फॉर द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जॉकिब इन पेरिस। फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जैकोब के नाम से इसका नाम जैकोबिन पड़ा। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड। अब इस समय जो वुमेन्स थी वो भी एक्टिव हो गई। फॉर्म देयर ऑन क्लब्स, उन्होंने भी अपने क्लब्स बनाने शुरू किए। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।